लास्ट टाइम हमने CFT में देखा था कि हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है और हमारा वीक लिगेंड कौन होता है, उसकी वजह से पेयरिंग और स्प्लिटिंग एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है, इन सब के हमने काम देख लिए थे, राइट। लास्ट में हमने चिलेट्स की बात की थी। चिलेट्स क्या होते हैं? चिलेट्स वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्म करते हैं। ये जो रिंग वाले कंपाउंड्स बनेंगे हमारे, जैसे डाइडेंटेट लिगेंड होता है, हमने एग्जांपल लिया था CrOX थ्राइस 3 पॉजिटिव। इसमें क्रोमियम हमारा, सॉरी ये ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट कैसा लिगेंड है हमारा? डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट लिगेंड है मतलब कि कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 ऑक्सलेट लगे हुए, कितने बॉन्ड बनेंगे? 6 बॉन्ड बनेंगे। 6 कैसे जुड़ते हैं? एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में। तो एक ऑक्सलेट 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम इस तरह लगाएंगे। ये सब कुछ ज्यादा आता था आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में, वो आपका सिलेबस से कट चुका है। तो स्ट्रक्चर्स बनाने इतने ज्यादा नहीं आए आप लोगों के उसमें। ये इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये डाइडेंटेड लिगेंड था, इसने सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक रिंग फॉर्म नहीं कर दिया। अगर मैं ऑक्सलेट को लिखूं, ऑक्सलेट क्या होता है? C2O4 2 नेगेटिव, और वी कैन राइट इट एज COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसे खोल के लिखना चाहूँ, राइट, तो एक रिंग फॉर्म हो गई। अब हमें कंपेयर करना होता है चिलेट्स में और नॉर्मल में, मीन्स ये डाइडेंटेड लिगेंड्स और जो हमारी यूनिडेंटेड लिगेंड्स के कंपाउंड होते हैं। क्वेश्चन इस तरह आता है, डायरेक्ट वो चिलेट्स के बारे में पूछ सकता है, या मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि जैसे CrOX3 ये ज्यादा स्टेबल है, या फिर अगर हम बात करें ये ज्यादा स्टेबल है। इसको हम कैसे बनाएंगे? ये भी 6 जुड़े हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में, हर जगह NH3 लग जाएगा। अब NH3 को हमें हटाना हो यहाँ से, हमें कितना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? एक बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेगा और वो हट जाएगा। लेकिन अगर हमें ऑक्सलेट को रिमूव करना है, कितने बॉन्ड्स रिमूव करने पड़ेंगे? एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ? चिलेट्स वाले स्टेबल हुए। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। रीजन क्या होता है कि ये चिलेट्स बना देते हैं, मतलब रिंग कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं, रिंग्स ले आते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ये इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसे लिख लेते हैं एक बार, लिखेंगे। when a didentate ligand form 5 or 6 member ring, when a didentate ligand form 5 or 6 membered ring, 6 membered ring with central metal atom, with central metal atom is called, उस रिंग का नाम चिलेट रिंग। जैसे कि ये हो गई, कितनी मेंबर्ड रिंग है ये? 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट्स। रिंग का नाम हो जाएगा चिलेट रिंग, एंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे कि ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोल देंगे? चिलेट्स बोल देंगे। एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट्स, एंड द कॉम्प्लेक्स is called chelates, and their properties
वो होता है हमारा, दूसरा एग्जांपल है हमारा PtCl2En, PtCl2En, राइट। En हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। Cl2, Cl कितने बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। कितने Cl है? 2 Cl है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। 2 इसकी तरफ से, 2 इसकी तरफ से। अब 4 बॉन्ड तो बनेंगे। अब 4 बॉन्ड वो जुड़ेंगे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में? sp3 में या dsp2 में? देखो यहाँ पर भी 3 और 1 4 जुड़ते हैं, इसमें भी कितने हैं? 2 3 4, 4 जुड़ते हैं। वो चीज हमें पता चलती है VBT से। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो चीजें जुड़ेंगी कैसे, राइट। यहाँ पर ये स्क्वायर प्लैनेट जुड़ेगा, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आती है। कैसे आती है? वो VBT आप लोगों को कराई गई है। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लिगेंड्स को वैकेंट ऑर्बिटल्स में डाल दो, और जो हाइब्रिडाइजेशन आती है उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप बना दी जाती है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, sp3 भी आ सकता है, dsp2 भी आ सकता है। वो आपको VBT बताएगी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा, तो अकॉर्डिंगली कौन सी शेप बनेगी। dsp2 के अकॉर्डिंग इसकी बनती है स्क्वायर प्लैनर शेप, ऐसे जुड़ेंगे। 4 ऐसे भी जुड़ते हैं हमारे, राइट, लेकिन ये ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है। अब जुड़ेंगे कैसे? क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा। En कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। हम En को खोल के लिखते हैं। En का नाम क्या होता है? इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन। दूसरा नाम इसका होता है इथेन 1,2 डायमीन, राइट। बना देंगे इथेन 1,2 डायमीन। इथेन, इत का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन से होता है, राइट। डाई अमीन मीन्स 2 अमीन ग्रुप्स लगे, NH2, NH2। कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करते हैं, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड्स की कमी है तो H2, H2। अब लिगेंड कौन काम करता है? नाइट्रोजन के पास आप लोगों को पता है एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये एक्ट करेगा एज अ लिगेंड। तो जो यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे वो नाइट्रोजन के साथ बनेंगे। तो यहाँ लिख देंगे इसे हम NH2, NH2, CH2, CH2, ये बन गया चिलेट। डाइडेंटेड लिगेंड की वजह से रिंग फॉर्म हो गई, इस रिंग को बोलेंगे हम चिलेट रिंग, राइट। और जो ये प्रॉपर्टी इस लिगेंड ने शो की, इसको हम बोलेंगे चिलेशन, राइट। अगर इस बॉन्ड इसको हमें हटाना हो तो इसके लिए हमें 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल। लेकिन क्लोरीन को यही इसी में हटाना हो तो 1 बॉन्ड ब्रेक करने वो आराम से चला जाएगा, तो लेस स्टेबल होता है ड्यू टू यूनिडेंटेड लिगेंड या फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इज which one is more stable and why? Which one is more stable and why? कंपाउंड्स हमें गिवन है CONH36, CONH36 3 positive and COEN3 3 पॉजिटिव। इन दोनों में से पूछा गया है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, क्यों स्टेबल है। अब देखो NH3 है हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड, राइट, और EN है हमारा डाइडेंटेड लिगेंड। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड बनाने की वजह से चिलेशन शो करेगा, तो COEN3 3 पॉजिटिव हमारा ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू चिलेशन, और ये होगा हमारा लेस स्टेबल। तो इसको हम लिख सकते हैं COEN3
3 positive contain didentate ligand, contain didentate ligand, which form chelate ring and chelates are extra stable. Which form chelate ring and chelates are extra stable, राइट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन इसके ऊपर अटेंड करना है। बस एक तरह से बात ये है, हमें पहचानना है हमारे पास लिगेंड कौन सा यूज हुआ है, यूनिडेंटेट है या बाइडेंटेट है। अगर वो चीज हमें आती है तो हम आराम से कर लेंगे। मीन्स ये पूरा चैप्टर लिगेंड्स पर ही डिपेंड है। अगर वो हमें अच्छे से आते हैं तो हमारा चैप्टर आराम से हो जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशन करते हैं सिंपल सिंपल सी। आप लोगों को होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक कराया गया है? नहीं कराया? हेडिंग डाल लो डिफाइन फॉलोइंग, क्वेश्चन डाल लो डिफाइन फॉलोइंग। डिफाइन फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे दोनों ऊपर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसमें सारे NH3 है, इसमें सारे EN है, सेम टाइप है, चेंज तो नहीं हुआ लिगेंड, तो इनको हम बोलेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। मीन्स सारे लिगेंड्स हमारे पास सेम टाइप के प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर हम लिखेंगे अ कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ, a complex having only one type of ligand is called homoleptic ligands। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया, यही कोई सा लिख लो इनमें से, CO NH3 6 3 पॉजिटिव। होमो से सेम ले लो और L से बना लो लिगेंड, कि भाई लिगेंड्स की बात हो रही है इसके अंदर, कैसे याद रखो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोलेप्टिक लिगेंड्स की। हेटेरो का मतलब, अगर होमो का मतलब सेम है तो हेटेरो का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। सॉरी, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरो का मतलब होगा डिफरेंट, एल से हमारा लिगेंड, मीन्स जो कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड कंटेन करते हैं उनको हम बोल देते हैं हेटेरोलेप्टिक। जैसे अभी अभी एक एग्जांपल किया था हमने, PtCl2En, एक टाइप का लिगेंड Cl है, दूसरा टाइप हमारा इथाइलिन डायमीन हो गया, तो ये क्या हुआ? डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स को इन्वॉल्व कर रहा है कॉम्प्लेक्स, तो आ जाएगा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की कैटेगरी में। तो इसको लिखेंगे हम a complex consists of more than a complex consists of more than one kind of more than one kind of ligand is called heteroleptic complexes, राइट। उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरह होता है हमारे पास होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमोन्यूक्लियर मीन्स, अब न्यूक्लियस क्या होता है वैसे अगर हम बात करें, किसी भी एटम का मेन कंपोनेंट, राइट। इस जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस कर रहे हैं, न्यूक्लियस या हम बोले तो एक ही होता है, ठीक है, सेंटर होता है, एटम का सेंटर होता है, अकेला होता है। तो हम बात कर रहे हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की। सेंटर ये है इन कॉम्प्लेक्सेस में, अकेला भी यही होता है। तो होमो मीन्स एक ही टाइप का या एक ही हमारे पास सेंटर मेटल एटम,
पॉलीन्यूक्लियर भी होते हैं, वो लास्ट में आपको एक दो एग्जांपल मैं करा दूंगी, उनके भी नेमिंग आपको बतानी है। तो नेक्स्ट है हमारा इसी में होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, होमो का मतलब वही सेम, न्यूक्लियर से लगा लो, न्यूक्लियर सेंटर से रिलेट हो जाएगा, ठीक है, जो सेंटर की तरफ करता है मतलब उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो लिख देंगे हम अ कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम, अ कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली one central atom, one central metal atom is known as homonuclear complexes। एग्जाम्पल हम कर ही रहे हैं अब तक, सारे जो एग्जाम्पल्स अब तक हमने स्टडी किए सब में हमारे पास एक ही सेंट्रल मेटल एटम था, तो वो सारे ही इसकी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कोई भी इनमें से लिख लो, एग्जाम्पल इज जैसे CO NH3 6 3 पॉजिटिव। अब बात आती है पॉलीन्यूक्लियर, पॉली का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। होमो तो हम देखते ही आ रहे हैं, वो अलग चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। पॉली का मतलब एक से ज्यादा होता है, मीन्स जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम। जैसे मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, NH3 4, इसकी नेमिंग भी यही सीख लेंगे, NH NO2 CO NH3 का 4 चार्जेस 3 पॉजिटिव। अब इस ये भी कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स ही रिप्रेजेंट कर रही है, कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसमें कितने सेंट्रल मेटल इन्वॉल्व हुए हैं, दो बार को बार लिखा है, दो बार मेटल आया है, तो ये आ गया पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी। इसकी जो आईयूपीएसी होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हल्की से डिफरेंट इनके कंपैरिजन में, वो मैंने अभी छुड़वाई हुई है, अभी कराई नहीं है आप लोगों को, राइट। इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे क्या हुआ, इसमें लिखेंगे हम a complex which consists more than one central atom, a complex which consists of more than one central metal atom is known as polynuclear complexes। और एग्जांपल आपका ये क्लियर है ये चीज। अब हमने इसमें दो थ्योरीज ऑलरेडी देख ली है, कौन कौन सी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसकी वजह से जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है। एक हम देख चुके हैं वीबीटी मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें हमने देखा कि वैलेंस शेल्स या वैलेंस ऑर्बिटल्स की हेल्प से हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर हमें कैसे शेप का पता चलेगा, उससे ही हमें इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर का भी पता चलता है, कॉन्फ़िगरेशन देखे कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, राइट। उससे ही हमें ये पता चलता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सीएफटी की बात की थी हमने, सीएफटी से हमने देखा कि कोई भी जो हमारा लिगेंड है वो हाई स्पिन कैसे होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे देता है, राइट। तो ये दो थ्योरीज हम देख चुके हैं। अब थर्ड थ्योरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ उसी से क्वेश्चन आ जाता है, ये सब आता भी नहीं। नेक्स्ट इज वर्नर्स थ्योरी, अब वो करेंगे हम पहले। अब अगर आपको सीएफटी एंड वो आ गई तो वर्नर्स थ्योरी उनसे बहुत इजी है। वर्नर्स थ्योरी हमें प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर,
सेकेंडरी वैलेंसीज मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सब के बारे में बताती है एक तो, ठीक है। दूसरा वो हमें सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स कितने लिगेंड्स अटैच्ड है, अगर हमें ये पता है कितने लिगेंड्स अटैच्ड है तो हम उसकी शेप भी बता सकते हैं, मीन्स उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो वर्नर्स थ्योरी की हेल्प से हम या फिर सेकेंडरी वैलेंसीज की हेल्प से हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। और यहाँ से हम एक बात भी कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो फिक्स होती है, लिगेंड्स की पोजीशन फिक्स होती है, क्या हम बॉन्ड्स कहीं अपनी मर्जी से लगा सकते हैं? नहीं। तो ये वर्नर थ्योरी बता रही है कि भाई जो सेकेंडरी वैलेंसीज मींस कोऑर्डिनेशन नंबर जहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, लिगेंड्स से मिलता है, उनकी पोजीशन फिक्स होती है तो ज्योमेट्री मिलती है। जो प्राइमरी वैलेंसीज की बात करते हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती तो वो हमें ऐसा कुछ बता नहीं पाती, ठीक है। वो कैसे नहीं बता पाती वो मैं दिखाती हूँ अभी, राइट। बस यही दो चीज वर्नर्स थ्योरी बताती है, बाकी कुछ नहीं बता रही। और बाकी जो वीबीटी और सीएफटी हमें बताती है, जैसे उन्होंने बताया हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी बताई देती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी सिलेबस से कट चुका है आप लोगों के छोड़ो से। तो ये सारी चीजें क्या वर्नर थ्योरी ने बताई, हमें हाइब्रिडाइजेशन बताई वर्नर थ्योरी, जिक्र भी नहीं किया, सिर्फ सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी की बात करता है वर्नर थ्योरी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो लिखो वर्नर्स थ्योरी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हम सारे पॉइंट्स समझ लेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि है हमारे पास CONH3 6Cl3, CONH3 6Cl3, इसमें दो वैलेंसीज की बात हुई है, फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मीन्स हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी मीन्स हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हमें एक तरह से इसकी हेल्प से मिलता है, या तो चार्ज की वजह से या काउंटर आयन की वजह से। जैसे इसी कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना उसको मान लो x, लिगेंड पर क्या चार्ज है 0, तो प्लस 0। फिर Cl3 अटैच है, एक क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है -1, 3 क्लोरीन है तो -3 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आई +3, किसकी वजह से आई, मेन इसकी वजह से आई, राइट। तो हमारा जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन, और हमने ये सब कुछ डिफाइन कर लिया था। काउंटर आयन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखा हो। तो जो हमारा काउंटर आयन है वो हमें प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन नंबर दे, राइट। लिगेंड से मिलती है हमें सेकेंडरी वैलेंसी मींस हमें मिलता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है इतनी चीज। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, a central metal atom consists of a central metal atom consists of two types of valencies, two types of valencies, that is primary valency, that is प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट में लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सेकेंडरी वैलेंसी, एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी किससे मिलती है हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर, बस इनके नाम बदल दिए गए, ऑक्सीडेशन स्टेट को इसमें बोल दिया गया प्राइमरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर को बोल दिया गया है सेकेंडरी वैलेंसी, और कुछ नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर हमें लिगेंड की वजह से मिलता है, लिगेंड हमें पता है कितने लगे हैं 6, तो अगर हमें इसकी शेप की बात करनी हो तो एक ऊपर एक नीचे, दो एक साइड में दो एक साइड में, ये सारे हमने लिगेंड्स लगा दिए। तो हमें इसकी ज्योमेट्री पता चली या नहीं चली, यस और नो, पता चल गई। कौन सी ज्योमेट्री है इसकी, क्या नाम होता है शेप का, ऑक्टाहेड्रल। क्या हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि बॉन्ड कहीं भी लगा दें, नहीं। तो जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है,
फिक्स्ड होती है तभी तो हमें ज्योमेट्री मिल पा रही है, शेप मिल पा रही है। लेकिन हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, या बात करें Cl3 की, जो Cl3 होती है उसकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती, मतलब उसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, इसकी जगह चेंज करके कहीं भी लगा लो, तो उसकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती, तो उसका ज्योमेट्री में कोई भी रोल नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज आर फिक्स्ड। द पोजीशन ऑफ secondary valencies are fixed, right, and give regular geometry to compounds, and give regular geometry to the compounds. While the position of primary valencies are not fixed, right? बस यही चीजें इसने बोली थी। एक लास्ट पॉइंट और है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो, उसकी कंडीशन होती है कि वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करे और हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करे। बस ये बोली थी वर्नर ने बात, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, द सेंट्रल मेटल एटम मस्ट सेटिस्फाई, द सेंट्रल मेटल एटम मस्ट सेटिस्फाई प्राइमरी valency as well as secondary valencies, as well as secondary valency। तो ये कुछ पॉइंट्स वर्नर ने बोले थे। अब क्या इसने कुछ भी ऐसा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया हमें? तो हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इसने नहीं बताया, तो वो इसकी लिमिटेशन में आ गया कि लिमिटेशंस क्या है वर्नर्स थ्योरी की। जो चीजें इसने हमें नहीं बताई, दूसरी थ्योरीज ने बताई हैं, वो सारी इसकी लिमिटेशंस बची। ठीक है, अब इसने ज्योमेट्री को भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर पाया था, सारे कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, राइट। थर्ड इसकी लिमिटेशन हो जाएगी, जैसे वीबीटी से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चलती है, जब हम उसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं वहीं से हमें उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी पता चल जाता है। यहाँ पर हम कुछ ऐसा बना ही नहीं रहे, हमें इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर ऐसे देख के पता चल जाएगा? नहीं पता चल जाएगा। तो इट डू नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो चलो आप लोगों को भी से कट चुका है। इवन इसने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हमारे बने हैं उनकी फॉर्मेशन तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हम मेन पॉइंट्स लिख देते हैं। तो लिख लो, लिमिटेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी, फर्स्ट है, it do not explain geometry of compounds, it do not explain geometry of compounds। दूसरा हम लिख लेते हैं, it do not explain magnetic character of compounds, it do not explain magnetic character also, right। थर्ड पॉइंट क्या है, it do not explain hybridization also, it do not explain the hybridization of compounds, राइट। तो ये कुछ
इसकी लिमिटेशंस होंगी। तो ये हो गई हमारी वर्नर्स थ्योरी भी खत्म। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल क्या होंगे? मेटल, कार्बन वर्ड आ गया, कार्बन। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? ये बताओ, कार्बोनिल कौन सा ग्रुप होता है हमारे पास? CO मीन्स, सॉरी, मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड बना होता है उससे मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं हमारे। ये लिख लिया ऐसे मैंने ऊपर वाला। क्वेश्चन इज डिफाइन मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है। अब कार्बन आपने ऑर्गेनिक +1 में भी पढ़ी है। ऑर्गेनिक में मेनली हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस भी कंपाउंड में कार्बन आ जाती है उसको हम एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं। तो जो हमारे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हम बोल दें ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स, क्योंकि मेटल भी इन्वॉल्व है, कार्बन भी इन्वॉल्व है, इसलिए हमने इनका नाम रख दिया ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स इन विच जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है फॉर्म्स बॉन्ड विद लिगेंड। ठीक है। मेटल का बॉन्ड विद कार्बोनिल ग्रुप इज नोन एज मेटल कार्बोनिल, अगर हम शॉर्ट में बात करें। तो मेटल कार्बोनिल क्या होगा? द ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, द ऑर्गेनो मेटेलिक compound, the organometallic compound in which carbon monoxide act as ligand, in which carbon monoxide act as ligand। आप इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी देख चुके हो। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था NiCO4, ये रहा मेटल, ये रहा कार्बोनिल, कैसे एक्ट कर रहा है ये? एज अ लिगेंड। तो ये होगा मेटल कार्बोनिल हमारा। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा FeCO5, FeCO5, आयरन हमारा मेटल और CO हमारा कार्बोनिल ग्रुप क्या है? एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। इनकी शेप्स भी बना लेते हैं। देखो यहाँ पर भी कितने जुड़े हैं? 4 जुड़े हैं। अब अपनी मर्जी से हम 4 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमने देख लिया 4 में 2 शेप्स बनती है। ठीक है, वो बात पता चलती है हमें VBT से, उसकी हाइब्रिडाइजेशन से कि किस तरह जुड़ेंगे। बाकी इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है। sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप कैसे होती है? एक ऊपर 3 नीचे। Ni हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा CO, 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 CO। FeCO5 की भी बात कर लेते हैं। 5 जुड़े हैं। 5 कैसे जुड़ते हैं? एक ऊपर, एक नीचे, 2 एक साइड में और एक साइड में। ये P ब्लॉक में आप लोगों को कराया गया है पहले। ठीक है। ये CO आ गया। हाँ, CO, CO, CO। शेप का नाम क्या होगा इसका? शेप का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। सिंपल, 4 में sp3 है तो एक एक्स्ट्रा चाहिए। p के 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, उसके बाद सीधा d आता है, तो sp3d। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से p ब्लॉक में ऑलरेडी कराई जा चुकी है, राइट। तो ये हो गए हमारे मेटल कार्बोनिल। अब NiCO4 कभी जिगलर नाटा कैटलिस्ट सुना? जिगलर नाटा कैटलिस्ट सुना? सुन लोगे। ऑर्गेनिक में ये कैटलिस्ट होता है, ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। तो जो हमारे मेटल कार्बोनिल्स हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। दूसरा हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मतलब उनके बनने में हेल्प करेंगे हमें।
ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, 2 ही लिखते हैं सिंपल सी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस की बात करें इनकी, या प्रॉपर्टीज की बात, यूजेस की बात करें तो अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? वो तो ठीक है, वो तो सुना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? जब एटमॉस्फेयर में फैल जाती है कैसी होती है वो? टॉक्सिक। तो इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो भी कैसे बनेंगे? वो भी टॉक्सिक ही बनेंगे, राइट। ये चीज उसकी मेन यूजेस देख लेते हैं। इट एक्ट एज, या दे एक्ट एज कैटलिस्ट। या दूसरा है, दे हेल्प इन दी synthesis of, they help in the synthesis of organic compounds. अपनी +2 अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आप लोगों में से काफी जने बीएससी भी करने वाले होंगे, सारे तो बीटेक वगैरह करेंगे नहीं, ठीक है। बीएससी सेम +1 +2 पढ़ोगे तीनों साल, तो अगर ये अच्छे से आती है तो यही पढ़ना है आप लोगों को बीएससी में तीनों साल। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम +2 +1 की कॉपी यूज